नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे रीट को लेकर, या आप इसको कह सकते हैं कि राजस्थान शिक्षक या अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब रीट हो या किसी भी अन्य राज्य की बात कर ले। आज तो हम विशेष रूप से राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक हम समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि जो ये लेवल 1 और लेवल 2 वाली बात होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी जगह बाकी अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश विशेष को केवल छोड़कर बाकी राज्यों में देखेंगे, जो अर्हताओं वाली बात है वो लगभग एक जैसी है। तो एक सामान्य समझबूझ हमारी बन जाएगी लेवल 1 को लेकर, लेवल 2 को लेकर। इस परीक्षा को लेकर, ये पात्रता परीक्षा है, तो किस प्रकार से ये पात्रता इसमें जांची जाती है, या एक शिक्षक के लिए इस परीक्षा को पास करना कितना आवश्यक है यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो जैसे आप आगे भी देखेंगे, यदि हम सीटेट की बात करें तो वहां भी आपको कुछ चीजें इसी प्रकार की मिलेगी। तो एक सामान्य समझबूझ बनाने का प्रयास करेंगे रीट को लेकर। आज हम विशेष रूप से बात कर लेंगे, मतलब इतना विस्तार में लेवल 1 लेवल 2 पे न जाके ओवरऑल ये पूरी परीक्षा क्या है, इसके पाठ्यक्रम को लेकर कुछ बात कर लेंगे। इस पूरी जो परीक्षा योजना होती है इसको लेकर हम बात कर लेंगे। देखिए, जब हम रीट को लेकर विशेष रूप से बात करते हैं तो एक तो इसमें ध्यान रखना है कि यानी कि ये केवल पात्रता परीक्षा है। रीट पात्रता परीक्षा है, यानी कि जैसे विद्यार्थी यदि ये सोचे कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूं तो इस परीक्षा को पास कर लेने के तुरंत उपरांत ही मैं शिक्षक बन जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ पाए? क्योंकि यहां देख लेना है, केवल ये पात्रता परीक्षा है, इतना ध्यान रखना है अभी आपको। बाकी आप अन्य राज्यों के देखेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा कि केवल पात्रता परीक्षा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां आपको टेट निकालना होगा, टेट के बाद में फिर सुपर टेट होगा। बिंदु स्पष्ट है? तो ठीक इसी प्रकार से यहां रीट के लेवल पे भी हम बात कर लेंगे कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब इसमें क्या है, इसका जो नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। ये जानकारी के लिए अपने पास रखिए। अब इसमें क्या है, इसकी जो परीक्षा है वो 2 पाली में होती है। परीक्षा कितने पाली में होती है? परीक्षा 2 पाली में होती है, 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होती है। एक होती है सुबह 10 बजे से और 12:30 तक। बात समझ आ रही है? एक पाली यानी कि कितने घंटे हो गए, यानी कि आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। दूसरा हो गया दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे। ठीक है, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, 2 पाली में ये परीक्षा होती है। 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 150 मिनट आपको प्रश्नों को पढ़कर हल करने के लिए मिलते हैं। 150 मिनट 2.5 घंटे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? इसमें यदि आप देखेंगे जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके बहुविकल्प पे आते हैं, एमसीक्यू टाइप प्रश्न आपकी इस परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है, एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि इस परीक्षा के लिए 150 प्रश्न होंगे। इसे लेवल 1 लेवल 2 की बात करेंगे आगे जाके। 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे और 150 मिनट आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए मिलती है। बिंदु स्पष्ट है? अभी तक हमने कितना सीखा कि ये परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 जो भी हो, ये 2.5 घंटे की होती है। एक पेपर को करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है, 150 मिनट। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक दोपहर की शिफ्ट होती है। इस परीक्षा में 2 स्तर हैं, 2 स्तर हैं, 2 स्तर हैं, जिसको आपने देखा होगा कि लेवल 1 कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, लेवल 2। ठीक है, कई बार आपको सुनने को मिलेगा पेपर 1 पेपर 2। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि 2 स्तर होते हैं इसमें, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। जो प्रथम स्तर है वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनाने के लिए या उनकी पात्रता की जांच करने के लिए है। कक्षा 1 से 5, ध्यान रहे। जो लेवल 2 है वो कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी कि प्रथम स्तर में कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं उनकी पात्रता की परीक्षा है। लेवल 2 जो दूसरा स्तर है, जो दूसरा पेपर है, उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक पात्रता है। अब
इसको देने के लिए सामान्य जो एक समझ आपको बनानी है वो समझिए, ये बाकी राज्यों के लिए भी लागू होगी, केवल उत्तर प्रदेश विशेष को भी छोड़ देंगे, आगे बात करेंगे उसको लेकर कारण क्या है। जब आप प्राइमरी के लिए यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए यदि मैं आपसे बात कर लूं, यदि आप इस प्रारंभिक अवस्था के जो विद्यार्थी होते हैं इनका शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है, ये एक मूल अवधारणा है इसको लेकर कि आपके पास में एक डिग्री का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि आपने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो, उसके बाद में आपके पास में डिप्लोमा हो। डिप्लोमा हो किस में हो? एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में आपके पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। बिंदु स्पष्ट है? जब ये ग्रेजुएशन करने वाले, जब ग्रेजुएट होने के बाद लेवल के परीक्षा इस रेट को देने की बात आती है तो जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो कक्षा 6 से 8 के लिए भी पात्र हो जाते हैं। ये एक सामान्य समझ बनानी है क्योंकि बाकी राज्यों में भी आप देखेंगे कुछ कुछ इसी प्रकार से है, ध्यान रखना है, बस उत्तर प्रदेश विशेष छोड़ देना है क्योंकि वहां 12वीं के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही बात आती है। बिंदु स्पष्ट है? इसलिए हम वहां समझते हैं कि वहां कक्षा 1 से 8 तक के लिए वो पात्र हो जाते हैं। बात समझ पाए? उसके मूल में क्या है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 के लिए एक तो डिग्री होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, वो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बन सकते हैं, उनके पास में कक्षा 12 जैसे उन्होंने उत्तीर्ण की है उसके बाद में एलिमेंट्री एजुकेशन में उनके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या अंतिम वर्ष में उसके अध्ययनरत हों। अभी हम आगे बात करेंगे क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2, प्रथम स्तर और दूसरे स्तर, इन दोनों के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ है? हम एक एक करके दोनों लेवल के बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक तो ये पात्रता परीक्षा है, दूसरी बात एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, यानी कि आपके पेपर में आप देखेंगे तो आपको 150 प्रश्न मिलते हैं, 150 प्रश्नों के लिए आपको 150 अंक निर्धारित होते हैं और 150 ही मिनट आपको मिलता है समय, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 2 पाली में परीक्षा होती है, एक सुबह की पाली में, सुबह की शिफ्ट में, एक दोपहर की शिफ्ट में। बिंदु स्पष्ट है? नकारात्मक अंकन नहीं है। नकारात्मक अंकन मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं होती है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न होगा उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प के उत्तर आपको चयन करना होगा, सही विकल्प का आप चयन कर लेंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यानी कि जिसको आप कहते होंगे कि गोला भरना है वही परीक्षा है। इसके लिए आपको लिखित में उत्तर नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होती है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो 2 स्तर हैं, एक प्रथम स्तर या पेपर 1 आप कह लीजिए, लेवल 1 आप कह लीजिए, देखिए दूसरा स्तर या लेवल 2 आप कह लीजिए। दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। अब यदि हम प्रथम स्तर को लेकर बात करें, पहले प्रथम स्तर या आप कह सकते हैं लेवल 1 को लेकर, लेवल 1 कहने का मतलब सहज आपको यह ध्यान रखना है कि जहां कक्षा 1 से 5 की बात है, कक्षा 1 से 5 के लिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए इनको आप ध्यान रख लेंगे क्योंकि बाकी जगह भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार की लगभग यही शैक्षणिक योग्यताओं की अपेक्षा परीक्षक आपसे रखता है। बात समझ आ रही है यहां तक की? तो पहली बात क्या है कि न्यूनतम 50% अंक, न्यूनतम 50% अंक किस में होने चाहिए? उच्चतर माध्यमिक में होने चाहिए, यानी कि 12th आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी जिसको कह देते हैं वो। बिंदु स्पष्ट हुआ? पहली शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं, क्या है लेवल 1 के लिए कि कम से कम मिनिमम 50% के साथ में आपने अपनी 12th पास की हो और उसके साथ में क्या है कि आपके पास में जो प्राथमिक शिक्षा शास्त्र है, प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ ये आगे तक ध्यान रखेंगे कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बात समझ पा रहे हैं? या आप लास्ट ईयर में हो, या जो डिप्लोमा है 2 वर्षीय, जैसे डीएलएड की बात करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको पहले उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहते थे, उसमें डिप्लोमा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए 2 वर्षीय, या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, तो भी इस परीक्षा को देने के लिए, लेवल 1 की परीक्षा को देने के लिए पात्र होते हैं। ये अर्हता आपके पास होती है, तो ये ध्यान रखना है, उसको लिख नहीं रहे कि या तो 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो आप। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो पहली बात क्या है, ये 50% अंक के साथ में 12th पास की हो, और 2 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र है उसमें आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? या तो ये हो, अथवा इसके अलावा बहुत सारे विकल्प यहां आपके पास हैं कि कोई एक अर्हता आप रखते हो तो आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। तो या तो 50% अंकों के साथ में आपने 12th की हो और आपके पास में डीएलएड हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, अंतिम वर्ष में भी हो, तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है? दूसरी अर्हता क्या है, या तो ये हो या इसके अलावा, एक तो ये 50% अंकों वाली बात है, दूसरी बात न्यूनतम 45% अंक। यहां ध्यान रखना है, अब 45% की बात है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ में आपने 12th पास की हो, और दूसरी बात इसके साथ में क्या है, वही जो डिप्लोमा की बात है, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात है, डीएलएड की बात है, वो डीएलएड यानी कि वो जो 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, और जिसको एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो एनसीटीई द्वारा दिया गया हो, जो शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है आपके साथ में ना, एनसीटीई निरंतर आता रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि जब प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी लेवल से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया गया, तब वहां निरंतर इसका नाम आ रहा था एनसीटीई का। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? चलिए, तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक आपने पास की हो, एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो एनसीटी द्वारा प्राप्त किया है आपने। बिंदु स्पष्ट है? या तो ये हो, अथवा इसके अलावा भी, इसके अलावा या तो ये हो, या तो 50% के साथ में हो 2 वर्षीय डिप्लोमा, या उसके अंतिम वर्ष में। दूसरा 45% अंकों के साथ में 12th आपने पास की हो, डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, जो एनसीटीई द्वारा आपने प्राप्त किया हो, मान्यता प्राप्त हो, या इसके अलावा 50% अंकों के साथ में आपने 12th पास की हो। न्यूनतम 50% अंक के साथ में आपने 12th पास की हो, इसके साथ में यदि आपने जो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होता है, अब यहां स्नातक की बात है, ध्यान रखना है, यह आपके लेवल 2 में भी काम आता है। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की हो, यदि मैं आपसे सरल शब्दों में कह दूं तो आपने बीएलएड की हो। बिंदु स्पष्ट है? बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे आप डीएलएड देखते हैं वो डिप्लोमा है, ये डिग्री की बात हो जाएगी, दोनों में अंतर है। ये आप फिर पाएंगे, जैसे यहां स्नातक की बात आ गई, तो स्नातक की बात आते ही आपको लगेगा कि यानी कि ये तो 6 से 8 वालों के लिए भी मान्य हो जाएगा, तो आगे हम उसके बारे में पुनः बात कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि 50% अंकों के साथ में आपने उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक में उत्तीर्ण हो, या इस कोर्स के भी आप अंतिम वर्ष में हो, यानी कि 4th ईयर में यदि आप होंगे तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? ये 3 अर्हता की बात हमने कर ली। या इसके अलावा, यदि ये नहीं है, इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपने 12th पास की हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में, और दूसरी बात यहां जुड़ जाती है कि आपके पास में स्पेशल एजुकेशन में
जो विशेष शिक्षा वाली बात आती है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन में होता है, जैसे मूक बधिर हैं, दृष्टि बधिर हैं, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं या जिनकी बौद्धिक क्षमता औसत रूप से कम है, जो कम चीजें समझ पाते हैं, देर से समझते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए अलग से चीजें पढ़नी होती हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन। बात समझ पाए? इसमें डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है, यानी कि बीएड भी होता है। बिंदु स्पष्ट है? इसकी जब वैकेंसी आती है आप देखते होंगे तो उसमें भी लिखा रहता है स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो, डिप्लोमा हो। बात समझ आ गई यहां तक की? तो अगली अर्हता के लिए क्या है? शैक्षणिक योग्यता कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक पास किया हो और शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, और यहां इस शिक्षा शास्त्र के साथ में आप क्या लिख लेंगे? विशेष, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन की बात आती है तो आप लिख लेंगे विशेष शिक्षा। इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा, हमने डिप्लोमा लिख दिया, यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बिंदु स्पष्ट हो गया? यानी कि ये स्पेशल एजुकेशन वाले हो जाएंगे, इनके लिए वैकेंसी अलग से आती है तो उसमें लिखा रहता है स्पष्ट रूप से। इसके अलावा भी अथवा आपने स्नातक किया हो, आपने स्नातक किया हो और प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास में डिप्लोमा हो। डिप्लोमा यानी कि जब हम बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा हो, 2 वर्षीय होता है। बिंदु स्पष्ट है? तो वो आपका उत्तीर्ण हो या आप इसमें अंतिम वर्ष वाले हो, तो 2 वर्षीय डिप्लोमा। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? ये प्रथम स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए आपके पास ये शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि मूल रूप से ध्यान क्या रखना है? मूल रूप से ध्यान ये रखना है कि आपकी जो कक्षा 12 है वो आपने मिनिमम 50% अंकों के साथ में पास की हो, और दूसरी बात है कि आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। अगर आप डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? कोई समस्या नहीं। अब इसी में जब स्नातक की बात आ जाती है, जब जैसे जिसने ये 12th की है उसके बाद में डिप्लोमा कर लिया, बाद में वो ग्रेजुएशन भी करता है, तो वो कक्षा 6 से 8 वाली परीक्षा जो है, दूसरा जो स्तर है, उसके लिए भी पात्र हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष की मैं निरंतर बात इसलिए कर रहा हूं कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कक्षा 12 के बाद में नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। जब ग्रेजुएशन के बाद होता है तो यानी कि वो किसके लिए पात्रता हो जाएगी? कक्षा 1 से 8 के लिए। बिंदु स्पष्ट है? 9-10 के लिए फिर टीजीटी हो जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 11-12 के लिए हो जाता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? ये राज्य को लेकर ये शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 जैसे आप सीटेट में भी देखेंगे या अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें देखेंगे, तो सामान्यतः जो शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जाती हैं वो यही होती हैं। लेवल 1 को लेकर बात स्पष्ट हो गई। अब यदि हम लेवल 2 की बात कर लें, द्वितीय स्तर की बात कर लें, जब हमने कहा द्वितीय स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 की बात आ गई। बिंदु स्पष्ट है? कक्षा 6 से 8 के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या होंगी? अब देखिए, अब आपको यहां ध्यान रखना है, हमने निरंतर बात की है वहां कि आपके पास में उच्चतर माध्यमिक 50% अंकों से पास किया हो, यानी कि 12th पास किया हो। जब हम 6 से 8 में आएंगे तो स्नातक की बात आ जाएगी। बिंदु स्पष्ट हो रहा है यहां तक का? ये ध्यान रखना है कि आपके पास में स्नातक हो, स्नातक आपने पास किया हो, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो है उसमें प्रारंभिक शिक्षा में ही आपके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, उसके अंतिम वर्ष में भी अध्ययनरत हो तो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास में स्नातक है, आपके पास में डिप्लोमा है 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में, तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। 6 से 8 में आ गए तो आपको स्नातक पर विशेष ध्यान देना है कि आपने स्नातक किया हो, या तो ये हो अथवा। इसके अलावा जब हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, यानी कि ध्यान रखना है हम डीएलएड की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 वर्षीय डिप्लोमा। बिंदु स्पष्ट हो गया? या तो ये हो
या इसके अलावा आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक किया हो। न्यूनतम आपके कितने हो? 50% अंक हो स्नातक में, या स्नातकोत्तर किया हो, मतलब या तो आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी। तो ग्रेजुएट हैं 50% अंकों के साथ में तो भी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी, और दूसरी बात यहां आ जाएगी साथ में बीएड, कि अगर आपके पास में बीएड उत्तीर्ण है, या यहां भी वही बात है कि आप बीएड के अंतिम वर्ष में हैं। बात समझ आ रही है यहां तक की? तो या तो आपने बीएड हो आपके पास में, डिग्री की बात आ जाएगी, डिग्री हो आपके पास में कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाना कैसे होता है उसके लिए आपके पास में डिग्री है, आपने पढ़ाई की है, अंतिम वर्ष में भी होंगे तो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। या तो ये हो आपके पास में स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या इसके अलावा तीसरी शैक्षणिक योग्यता जो आपसे मांगी जाती है परीक्षा में वो क्या है कि कम से कम 50% अंकों के साथ में आपने 12th किया हो, वो वाली योग्यता आप याद कीजिए। ऐसे लिखना, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपने 12th किया हो, और जो 4 वर्षीय हमने पहले बात की थी, जो 4 वर्षीय हमने बात की कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, वहां भी मैंने आपसे कहा था लेवल 1 की बात करें तब भी कि स्नातक की बात आ गई, 6 से 8 के लिए भी अर्हता हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो आपके पास में यदि 12th है और 12th के बाद में आपने जो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होती है, यानी कि जो बीएलएड होती है, वो पास की है या उसके अंतिम वर्ष में है, तो भी आप इस परीक्षा को देने के लिए अर्हता रखते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता इस परीक्षा को देने के लिए पर्याप्त है। बिंदु स्पष्ट है एकदम? यहां तक में किसी कोई समस्या नहीं। इसके अलावा भी एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ में 12th हो, और फिर जो 4 वर्षीय ऐसे ही जो बीए बीएड होता है या बीएससी बीएड होता है वो आपका हो। बात समझ पा रहे हैं कि हम कहेंगे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में क्या हो आपका? 12th आपने पास किया हो, यानी कि उच्चतर माध्यमिक आपने पास किया हो, या जैसे यहां हम प्रारंभिक शिक्षा में बात कर रहे थे, या आपके पास में जो 4 वर्षीय बीए बीएड होता है, बीए बीएड हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बीएससी बीएड हो वो भी, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो वो भी चल जाएगा, उसके भी अंतिम वर्ष में होंगे आप होंगे तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं। एक अर्हता वो स्पेशल एजुकेशन वाले भी आप याद रख लेंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं वो भी कि कम से कम 50% अंकों के साथ में या तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और उसके साथ साथ में बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, उसके अंतिम वर्ष में भी होंगे तो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एक सामान्य सी समझ आपकी बन जानी चाहिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर कि जो प्रथम स्तर का है, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक की पात्रता को लेकर परीक्षा है, उसमें कक्षा 12 और 2 वर्षीय डिप्लोमा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? जब आप लेवल 6 से लेवल 2 की बात करेंगे, दूसरे स्तर की बात करेंगे, कक्षा 6 से 8 के अध्यापक की पात्रता परीक्षा को लेकर बात करेंगे, तो आपको स्नातक ध्यान रखना है। बात समझ पा रहे हैं कि स्नातक हो उसमें कम से कम। बिंदु स्पष्ट है? फिर उसमें बीएड वाले भी आ जाएंगे, बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी आ जाएगा। किसी ने यदि 12th के बाद में 4 वर्षीय जो बीएलएड वाला प्रोग्राम होता है वो किया है वो भी चल जाएगा, 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड है वो भी चल जाएगा, स्पेशल एजुकेशन वाला जो बीएड है वो भी चल जाएगा। आपका बीएड उत्तीर्ण है या आप अंतिम वर्ष में है तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक अन्य परीक्षाओं के जैसे ही, जैसे हम बात करें यदि आप नेट जेआरएफ को देखेंगे तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में भी उस परीक्षा को दे सकते हैं, वहां से फिर आपको पास करने के लिए समय मिल जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो ऐसे ही डिप्लोमा, यदि लेवल 1 की बात करेंगे तो 12th के बाद में डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में हो,
ऐसे ही जब लेवल 2 की बात करेंगे तो स्नातक के साथ में डिप्लोमा बीएड उत्तीर्ण हो या आप अंतिम वर्ष में हो। बात समझ पाए आप यहां तक कि ये शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर बात हो गई कि शैक्षणिक योग्यताओं की क्या आवश्यकता होती है। अब देखिए, प्रथम स्तर को लेकर यानी कि कक्षा 1 से 5 को लेकर, ये तो आपको निरंतर ध्यान रह जाएगा, कक्षा 1 से 5। अब हम पाठ्यक्रम को लेकर बात कर लेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है परीक्षा का। तो देखिए, प्रश्न आपसे, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न होते हैं। बिंदु स्पष्ट है? ये जो 150 प्रश्न है वो 5 खंडों में विभाजित होते हैं। अभी हम खंडों को लेकर एक एक खंड में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं बात कर लेंगे। यदि अंकों की बात करेंगे, अंक कितने होते हैं? तो एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है, यानी कि 150 अंक होते हैं। कुल समय की बात करें, समय कितना मिलता है? तो आपको 150 मिनट ही मिलते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और 1 ही मिनट का समय आपको दिया गया है। बिंदु स्पष्ट? 150 प्रश्न 5 खंडों में विभाजित हैं, 150 अंक हैं और 150 मिनट हैं। अब ये जो 5 खंडों में विभाजित हैं, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि कौन से खंड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। तो हम बात कर लेते हैं कि जो खंड 1 है, खंड 1 में आपसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यहां से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न कितने अंकों के हो जाएंगे? 30 अंक, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड 1 में अनिवार्य है और 30 अंक उनके लिए निर्धारित होते हैं। बिंदु स्पष्ट एकदम सहजता के साथ में। जो खंड 2 है, खंड 2 में क्या होता है? वो भाषा वाला खंड है, यानी कि आपको पहली भाषा का चयन करना होता है। भाषा 1 और फिर दूसरे अगले खंड में बात करेंगे भाषा 2 को लेकर। इनमें जो भाषा का चुनाव आपको करना है, आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, अंग्रेजी का चुनाव कर सकते हैं, आप संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं, आप उर्दू का चुनाव कर सकते हैं, आप सिंधी में से भाषा चुन सकते हैं, आप पंजाबी में से भाषा चुन सकते हैं, आपके पास में विकल्प रहेगा गुजराती का भी। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि इन भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन आप करेंगे और उसके भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न कितने अंकों के होंगे? 30 अंकों के। बिंदु एकदम स्पष्ट होगा सहजता के साथ में। ये भाषा का जो पहली भाषा का चुनाव करना है वो। जो खंड 3 है वो भी भाषा का है, यानी कि आपको दूसरी भाषा का चुनाव करना है। बस ध्यान ये रखना है कि इन्हीं भाषाओं में से चुननी है और वो भाषा चुननी है जो आपने ऊपर ना चुनी हो। जैसे यहाँ पे हिंदी चुन ली तो यहाँ पे अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी चुनी तो यहाँ हिंदी, यहाँ संस्कृत चुनी तो यहाँ पे कोई और, यहाँ गुजराती चुनी तो यहाँ पे कोई और। जिसका चुनाव आपने दूसरे खंड में ना किया हो उसका चुनाव, उस भाषा का चुनाव आपको करना होगा। और ठीक यहाँ भी क्या होगा? 30 प्रश्न और उसके लिए निर्धारित 30 ही अंक होंगे। एकदम बात सहजता के साथ में स्पष्ट होगी। जो खंड 4 है, यदि खंड 4 की बात करें तो खंड 4 में आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न होते हैं इसके लिए भी और 30 अंक ही निर्धारित होते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक ही उसके लिए निर्धारित हैं। यदि खंड 5 की बात करें, खंड 5, तो खंड 5 में आपसे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन, और यहां भी क्या 30 प्रश्न आपसे रहेंगे और उनके लिए 30 ही अंक निर्धारित रहेंगे। यानी कि प्रथम स्तर की जो परीक्षा है वो 5 खंडों में प्रश्न विभाजित होते हैं। हर खंड से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर खंड के प्रश्नों के लिए 30 अंक ही निर्धारित हैं।
बात समझ पाए, यानी कि एक प्रश्न एक अंक का है, हमने बात की। तो चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हो, अनिवार्य है ये। यहां से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। फिर 2 खंड आपके भाषा के हैं, आपको भाषा चुननी है, वहां से 30 प्रश्न 30 अंक। फिर आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न 30 अंक। फिर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न और 30 ही अंक उनके लिए निर्धारित हैं। बिंदु स्पष्ट हो गई यहां तक की। अब ये प्रथम स्तर की बात हो गई। यदि बात करें द्वितीय स्तर की, द्वितीय स्तर यानी कि मैं आपसे कहूंगा यदि कक्षा की बात आ जाएगी तो क्या कहेंगे, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा है वो। अब इसमें भी क्या है कि अधिकतम अंक उतने ही हैं, 150 प्रश्न, 150 अंक है, 150 मिनट है। लेकिन यहां जो खंड होते हैं, खंड 4 होते हैं। बिंदु स्पष्ट है। ये जैसे प्रथम स्तर में 5 खंडों में प्रश्न विभाजित है, यहां 4 खंडों में आपके प्रश्न विभाजित होते हैं। हम एक एक करके बात कर लेंगे चारों खंडों को लेकर कि किस खंड में आपसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले खंड 1 को लेकर, खंड 1, तो खंड 1 में आप देखेंगे वही, ठीक वही है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक वही 30 प्रश्न हैं और 30 अंक उनके लिए निर्धारित हैं। बात समझ पा रहे हैं। पाठ्यक्रम भी ठीक वही है, जैसा लेवल 1 में है ऐसा ही लेवल 2 में, जैसे आप सीटेट में देखते होंगे, जैसा सीडीपी लेवल 1 में है वैसा ही सीडीपी का पाठ्यक्रम लेवल 2 में है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की। तो खंड 1 एकदम समान है, पाठ्यक्रम के अनुसार भी, अंकों के अनुसार भी और प्रश्नों के अनुसार भी, दोनों लेवल में। जब हम खंड 2 की बात करते हैं तो खंड 2 में क्या है, भाषा का चुनाव है, ठीक यहां भी भाषा 1 का चुनाव आपको करना है। जब खंड 3 की बात आएगी तो यहां भी आपको क्या करना है, दूसरी भाषा का चुनाव करना है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक यहां से भी वही विकल्प आपके सामने, जो लेवल 1 में हमने बात की है उन्हीं भाषाओं में से 30 प्रश्न और 30 ही अंक निर्धारित हैं। ठीक बातें यहां पे भी हैं। जब हम दूसरी भाषा का चुनाव आप करेंगे खंड 3 में तो वही 30 प्रश्न हैं और वही 30 अंक उनके लिए निर्धारित हैं। यहां महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना जो खंड 4 है, इसका खंड 4। अब इस खंड 4 में एक तो जैसे यहां 2 चीजें बन जाती हैं कि गणित और विज्ञान विषय जिनके होंगे, जिनके गणित और विज्ञान विषय रहे होंगे। फिर दूसरा होता है जिनके सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए, यानी कि गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है, तो वो प्रश्न होते हैं। यदि सामाजिक अध्ययन की बात हम कर लेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षक बनना है तो उसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो गणित एवं विज्ञान के लिए यहां पे हम कैटेगरी कर लेते हैं कि ए में क्या है, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु, ठीक है, यहां आपसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंक कितने निर्धारित हो जाएंगे, 60 ही अंक निर्धारित हो जाएंगे। यदि हम कह दें कि इनमें से कोई नहीं चुनना है तो दूसरा विकल्प आपके पास में क्या होगा, यहां खंड 4 में सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु, इनके लिए भी ठीक ऐसे ही 60 प्रश्न हैं और 60 अंक उनके लिए निर्धारित हैं। बात समझ पा रहे हैं। प्रथम स्तर की परीक्षा आपकी जो प्रश्न होते हैं 150, वो 5 खंडों में विभाजित हैं, हर खंड से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक निर्धारित होते हैं हर खंड के लिए। जब आप द्वितीय स्तर की बात करेंगे तो यहाँ एक तो स्नातक वाली बात ध्यान में रखनी है, दूसरी बात यहाँ ये आ जाए कि यहाँ ये पेपर आपका 4 खंडों में विभाजित होता है। जो 3 खंड है वो ठीक वैसे ही है जैसे लेवल 1 में है। जो चौथा खंड है उसमें गणित और विज्ञान का यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है गणित और विज्ञान में से तो उनके लिए अलग प्रश्न है, जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है उनके लिए अलग प्रश्न है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की। उनसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 अंक उसके लिए निर्धारित होंगे। तो ये भी आप देखेंगे कि 90 और 60 150, तो 150 प्रश्न यहां भी हैं, 150 अंक यहां भी निर्धारित है, 150 मिनट का समय यहां भी दिया गया है। बिंदु एकदम स्पष्ट होगा। अब एक आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर न्यूनतम
उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम अंक चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बात समझ पा रहे हैं? जो मिनिमम, हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक होते हैं, जो मिनिमम उत्तीर्णांक होते हैं वो क्या है? तो हम श्रेणी के अनुसार बात कर लेंगे। श्रेणी, और इसको समझना है, इसको उनको विशेष रूप से समझना है जो राजस्थान से बाहर के हैं और राजस्थान की रीट की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से इस पे ध्यान देना है। एक शब्दावली को लेकर समझेंगे यहाँ, ठीक है? जो राजस्थान वाले हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि जितनी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देखेंगे उनमें इसी शब्दावली का प्रयोग उनको देखने को मिलेगा, तो वो तो इससे परिचित हैं। जो राजस्थान से बाहर के, जो राजस्थान के नहीं है, किसी अन्य राज्य के हैं, राजस्थान के शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, उनको ये समझना है, ठीक है? तो श्रेणी के अनुसार बात कर लेंगे और किस श्रेणी के लिए कितना मिनिमम आपको अंक चाहिए उसकी बात कर लेंगे। तो यहां दो चीजें हैं, एक तो है नॉन टीएसपी, एक तो नॉन टीएसपी और दूसरा है टीएसपी, ठीक है? ये ट्राइबल सब एरिया प्लान होता है, ट्राइबल सब एरिया प्लान, या आप इसको कह सकते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र है। बात समझ पाए? यानी कि जिनमें 50% या इससे अधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो उनकी जो अंक है, न्यूनतम अंक जो है उत्तीर्ण होने के लिए, मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए, वो कितने कितने होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो जो सामान्य है, जो श्रेणी सामान्य श्रेणी के हैं, सामान्य श्रेणी के हैं जिसको आप यूआर कहते हैं, अनरिजर्व कहते हैं, अनारक्षित कहते हैं, वो तो जो सामान्य श्रेणी के हैं, या आप कह सकते हैं जो अनारक्षित हैं, उनके लिए नॉन टीएसपी एरिया हो या टीएसपी की बात हो, कितना चाहिए? 60%। कितना चाहिए? 60% चाहिए कम से कम। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? दूसरी श्रेणी, यदि हम एससी, यदि हम एसटी की बात कर लें, पहले अनुसूचित जनजाति को लेकर बात कर लें, तो यहां देखेंगे अंतर। जो नॉन टीएसपी है, यानी कि जो नॉन ट्राइबल सब एरिया प्लान क्षेत्र है, उसमें 55% है, और जो टीएसपी एरिया है उसमें 36% है। इस पर विशेष रूप से मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जो राजस्थान से बाहर के हैं उन विद्यार्थियों को इसको विशेष रूप से समझना है। बात समझ पाए? चलिए, तो एसटी की बात हमने करी कि नॉन टीएसपी में 55%, टीएसपी में 36%। उसके बाद में एससी हो, ओबीसी हो, या जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस हो। अब यदि वो नॉन टीएसपी का है या टीएसपी का भी है, तो दोनों के लिए क्या है? 55% कम से कम चाहिए। कितना चाहिए? 55%। एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। फिर एक श्रेणी यहां है कि यदि विधवा है, ठीक है, या जो परित्यक्ता महिला होती है वो है, या हम कहें भूतपूर्व जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, चाहे टीएसपी से हो चाहे नॉन टीएसपी से हो, उनके लिए 50% है। उनके लिए कितना है? उनके लिए 50% है। उनके लिए कितना है? 50% है। यदि दिव्यांग श्रेणी की बात आएगी, यदि दिव्यांग श्रेणी से है, तो उनके लिए मिनिमम 40%, 40% अंक मिनिमम है जो उत्तीर्ण करने के लिए है, ठीक है? एक श्रेणी और है, इसको ध्यान से समझेंगे, जो सहरिया जनजाति के व्यक्ति हैं। जो सहरिया क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनके लिए 36% है, 36% है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये टीएसपी और नॉन टीएसपी, इसको समझ लेंगे ध्यान से। टीएसपी मतलब हो गया वो अनुसूचित क्षेत्र,
ट्राइबल सब एरिया प्लान, या हम कहेंगे कि जिनमें 50% या इससे अधिक जो आदिवासी लोग हैं वो निवास करते हैं, उसको हम टीएसपी कहते हैं। बात समझ पाए? जो गैर राजस्थानी हैं, जो राजस्थान राज्य के नहीं है, उनको ये ध्यान से समझना है। बात समझ पाए? जैसे हम कहें कि जो टीएसपी जिले हैं वो पूर्ण जिले कौन कौन से हैं, जो यदि मैं आपसे 3 पूर्ण जिलों का नाम मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान के 3 जिले हैं जो पूर्ण रूप से क्या हैं, जो पूर्ण टीएसपी जिले हैं। बात समझ पाए? इसके अलावा उदयपुर जिले के कुछ गांव हैं, उदयपुर जिले के कुछ गांव हैं, सिरोही के हैं, राजसमंद के हैं, चित्तौड़गढ़ के कुछ गांव हैं, पाली जिले के कुछ गांव हैं जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। बिंदु स्पष्ट है? 3 जिले एकदम ध्यान रख लेंगे, वो पूर्ण टीएसपी हैं, जिसमें एक प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है, ये पूर्ण टीएसपी जिले हैं। अच्छा, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे ये थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, वो कि ये अभी गांव टीएसपी में आ गया, ठीक है, या टीएसपी से बाहर हो गया, वो अलग चीज है। जैसे आप देखते होंगे ना, निरंतर ये होता है कि भाई भारत को अब विकासशील का दर्जा हटा के विकसित राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, वो अलग चीज है, वो चलता रहता है। लेकिन आपको ये टीएसपी, नॉन टीएसपी जो राजस्थान के नहीं है और इस परीक्षा को देने वाले हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है। तो ये मेरिट वाली बात आपको ध्यान रहेगी कि न्यूनतम अंक इतने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए आपको। बात समझ पाए? जैसे आप 60% वाला तो यहां भी देखते होंगे कि भाई 90 अंक चाहिए आपको। बाकी राज्यों के किसी की देख लीजिए, सीटेट वाला देख लीजिए। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो ये है। तो मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि रीट की परीक्षा क्या है, ये पात्रता परीक्षा क्या है, इसके जो 2 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं, परीक्षा की पद्धति क्या है, योजना क्या है, पाठ्यक्रम को लेकर दोनों स्तर के शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं उनको लेकर आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर भी आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी, यानी कि रीट को लेकर आपको एक सामान्य समझबूझ का विकास हुआ होगा। हम प्रयास कर लेंगे कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अलग से एक एक और चर्चा कर ली जाए 30-40 मिनट में, लेवल 1 के बारे में कि उसका पाठ्यक्रम क्या है विस्तार से, और लेवल 2 का भी। बिंदु स्पष्ट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी, आपका ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।